प्रार्थना और सेवा दोनों ही जीव के उद्धार के मार्ग हैं, लेकिन प्रार्थना जहां ईश्वर की ओर उन्मुख करती है, वहीं सेवा उसी ईश्वर को साकार कर देती है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के बजट सत्र का चौथा दिन। राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में होगी चर्चा। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे धन्यवाद प्रस्ताव पेश। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सी सदानंदन मास्टर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 5 फरवरी को देंगे चर्चा का जवाब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 53.47 लाख करोड़ रुपए का बजट किया पेश। रक्षा सेवाओं को सबसे अधिक 7.85 लाख करोड़ रुपए का मिला आवंटन। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए का आवंटन। नई ग्रामीण रोजगार योजना VBG रामजी के लिए 95,000 करोड़ रुपए आवंटित। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट। आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से होगा लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर में संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती समारोह में हुए शामिल। बोले, गांवों को सुदृढ़ करना और किसानों की आय बढ़ाना है केंद्रीय बजट का उद्देश्य। 17 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान सभी गांवों, गरीबों और किसानों को पहुंचाएगा लाभ। प्रधानमंत्री ने हलवारा एयरपोर्ट टर्मिनल का भी किया उद्घाटन। भारतीय तटरक्षक बल के 50वें स्थापना दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी शुभकामनाएं। फ्रंटलाइन फोर्स के रूप में भारतीय तटरक्षक बल की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए लक्षित और दूरदर्शी रोड मैप तैयार करने का किया आह्वान। भारत ने पाकिस्तान को 58 रनों से हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए किया क्वालिफाई। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया होंगे आमने सामने। बजट सत्र का आज चौथा दिन है। रविवार 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया जा चुका है। ये पहली बार है जब रविवार को बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। आइए जानते हैं आज दोनों सदनों में सूचीबद्ध मुख्य विधायी कार्यों के बारे में। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और कोडी कुन्निल सुरेश बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 14वीं रिपोर्ट पेश करेंगे। साथ ही 29 जनवरी को पेश की गई 13वीं रिपोर्ट पर सहमति का प्रस्ताव करेंगे। बजट सत्र के पहले दिन 28 जनवरी को राष्ट्रपति अभिभाषण पर सदन में आज से चर्चा शुरू होगी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सदस्य सर्बानंद सोनोवाल सदन में अभिभाषण पर आभार प्रकट करने का प्रस्ताव करेंगे, जिसका समर्थन लोकसभा सदस्य तेजस्वी सूर्या भी करेंगे। ये चर्चा 4 फरवरी तक चलेगी। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री चर्चा का उत्तर देंगे। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति अभिभाषण पर आज से चर्चा शुरू होगी। राज्यसभा सदस्य सी सदानंद मास्टर अभिभाषण पर आभार प्रकट करने का प्रस्ताव करेंगे, जिसका समर्थन राज्यसभा सदस्य डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी करेंगी। 4 फरवरी तक ये चर्चा चलेगी और 5 फरवरी को इसका जवाब दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। ये उनका रिकॉर्ड 9वां बजट था। उन्होंने कहा कि कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है और ये 3 कर्तव्यों से प्रेरित भी है। वित्त मंत्री ने विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के प्रयासों में मजबूती के साथ देने के लिए नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बजट आर्थिक विकास को गति देने, नागरिकों के क्षमता निर्माण की आकांक्षाओं
को पूरा करने तथा सबका साथ सबका विकास में 3 कर्तव्य से प्रेरित है, जिसका लक्ष्य प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर की संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। Economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. With our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by 3 Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने 6 सेक्टर में नई पहल का प्रस्ताव किया। इनमें रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण तेज करना, औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम चैंपियन उद्योगों का निर्माण करना, बुनियादी ढांचे का सशक्त करना और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना तथा शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना शामिल रहा। Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our Kartavya. I now move to specific proposals. Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि देश की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार करने वाले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण से आगे बढ़ते हुए दूसरे चरण के शुभारंभ का ये प्रस्ताव है। प्रौद्योगिकी के विकास और कुशल जनशक्ति तैयार करने के लिए उद्योग आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। India Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains.
We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए केंद्रीय बजट 2026 पर अपने विचार रखे। उन्होंने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये सशक्त महिलाओं की भावना को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये बजट नए अवसरों के द्वार खोलता है और भारत के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखता है। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि बजट 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की उड़ान को मजबूती प्रदान करता है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। बजट 2026 पर आयोजित यूथ डायलॉग को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती आपस में टकराती मांगों का संतुलन बनाना होता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसी प्राथमिकता है जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। बजट पेश करने के दौरान संसद में उपस्थित देश भर से आए 30 युवाओं को बजट के पश्चात संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश की रक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन सिंधु ने यह साबित कर दिया कि पिछले 10 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में जो निवेश किया गया है वो किस तरह देश के काम आया है। रक्षा मंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल को याद करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब सैनिकों के पास बुनियादी उपकरणों की कमी थी, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदली है और भारत की रक्षा क्षमताएं कहीं अधिक मजबूत हुई हैं। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने बताया कि बजट पेश करने के बाद मीडिया इंटरव्यू देने की परंपरागत प्रक्रिया से हटकर इस बार एक अलग पहल की गई है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम के सुझाव पर बजट सत्र को लाइव देखने वाले देश भर के 30 कॉलेज छात्रों से सीधे संवाद किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने इस पहल को युवाओं को बजट प्रक्रिया से जोड़ने और उन्हें नीति निर्माण की सोच से अवगत कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए भले ही अलग से कोई बहुत बड़ा ऐलान ना हो, लेकिन सरकार ने रक्षा बजट में अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। इस बार डिफेंस सेक्टर के लिए कुल 7,84,678 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये पिछले साल के 6.81 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 15% अधिक है। भारत की सेना चीन और पाकिस्तान से बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों
के सामने अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ाने पर मुख्य रूप से ध्यान दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता की पृष्ठभूमि में पूंजीगत खरीद के बजट सहित रक्षा बजट में वृद्धि ने भारत की रक्षा प्रणाली को और भी मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को और भी सुदृढ़ किया है। भारतीय रक्षा बजट के कुल आवंटन में से 2,19,306 करोड़ रुपए सशस्त्र बलों के पूंजीगत खर्च के लिए रखे गए हैं, जिससे मुख्य रूप से नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदना शामिल है। पूंजीगत खर्च बजट से 21.84% ज्यादा है। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार सेनाओं को और ज्यादा आधुनिक बनाने पर जोर दे रही है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तैयार एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत इस शानदार बजट के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं मानता हूं कि यह जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला यह बजट है। साथ ही यह बजट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सशक्त आधार देता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। और इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 15% से भी अधिक है। यानी इस बार भी केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। इस वर्ष हमारी सेनाओं के ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपया का प्राविजन किया गया है। और इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हमारी तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन का है। और इसके लिए इस वर्ष 1.85 लाख करोड़ रुपए की प्राविजनिंग की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 24% अधिक है। और इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप हमारी सैन्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी। भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण को भी इस बजट में प्रमुख स्थान मिला है। और यंग सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंतर्गत वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 45% की बढ़ोतरी करते हुए 12,100 करोड़ रुपए का प्राविजन किया गया है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूं तो यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता के संतुलन को मजबूत करता है। मैं देशवासियों को देश हित में पेश हुए इस बजट पर हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास जी की 649वीं जयंती पर पंजाब के जालंधर में आयोजित समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संत रविदास जी ने हमें सेवा का जो मार्ग दिखाया है, उससे उस प्रेरणा को और ऊर्जा मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी के आशीर्वाद से हम विकसित भारत के लक्ष्य को पाकर रहेंगे। उन्होंने सुबह संसद में बजट प्रस्तुत किए जाने पर कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने वाला बजट है। ये बजट गरीब, अन्नदाता, युवा शक्ति और नारी शक्ति को और सशक्त करने वाला बजट है। ये बजट गांव को मजबूत करने का बजट है। साथियों, आज सुबह ही संसद में देश का बजट प्रस्तुत किया गया है। ये बजट गरीब, अन्नदाता, युवा शक्ति और नारी शक्ति को और सशक्त करने वाला बजट है। ये बजट गांव को मजबूत करने का बजट है। ये किसान की आय बढ़ाने वाला बजट है। ये आत्मनिर्भर भारत को, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाला बजट है। साथियों, बीते वर्षों में हमारी सरकार ने सड़क, पुल, बिजली, पानी, रेल,
गरीबों के घर, सिंचाई, ऐसे हर इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व निवेश किया है। इस बजट में ऐसे कामों के लिए पहले से भी अधिक यानी 17 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे गांव, गरीब, किसान, नौजवान सभी को फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर लगने वाला हर रुपया रोजगार के अनेक नए अवसर बनाता है। गांव में गरीब का घर बनता है तो मिस्त्री हो, गाड़ी वाले हो, स्थानीय दुकानदार हो, सबको फायदा होता है। गांव की सड़कें अच्छी होगी तो मंडी तक उपज पहुंचाना आसान होगा और इन सब का फायदा यहां आप सभी को मिलेगा। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता पंजाब स्थित हौजरी, खेल और अन्य उद्योगों के लिए बाजार खोलेगा। उन्होंने उद्योगपतियों से आह्वान किया कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले भारतीय उत्पाद बनाएं ताकि इन क्षेत्रों में राष्ट्र का वो गौरव पुनः प्राप्त किया जा सके जो ब्रिटिश शासन से पहले हुआ करता था। साथियों, बजट से कुछ दिन पहले ही देश की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरने वाला एक और ऐतिहासिक काम हुआ है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील पर सहमति बनी है और सारी दुनिया कह रही है मदर ऑफ ऑल डील। आज पूरी दुनिया में हर तरफ इसकी बड़ी चर्चा है। इस ट्रेड डील के बाद यूरोप के 27 देशों के साथ हमारा व्यापार खूब फलेगा फूलेगा। अब हमें वहां सामान भेजने के लिए टैक्स ना के बराबर देना पड़ेगा। हमारे पंजाब की पहचान तो यहां के मेहनती लोगों से है, यहां के किसानों से है। पंजाब को स्किल्ड युवाओं के लिए जाना जाता है। ट्रेड डील से हमारे पंजाब के भाई बहनों को बहुत फायदा होने वाला है। यहां जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में कपड़ा उद्योग से लाखों लोग जुड़े हैं। अब पंजाब के टेक्सटाइल सेक्टर को नए और बड़े बाजार मिलेंगे। 27 देश खुल गए हैं। यहां जो कपड़े तैयार होंगे वो यूरोप के बड़े बड़े बाजार में बिकने के लिए जाएंगे और उन पर टैक्स भी न के बराबर होगा। इसका मतलब है पंजाब की फैक्ट्रियों में ऑर्डर बढ़ेंगे, फैक्ट्रियों में काम बढ़ेगा। इससे डिजाइन, प्रोडक्शन जैसे दूसरे फील्ड में भी रोजगार बढ़ेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन कर शहर को बड़ी कनेक्टिविटी की सौगात दी। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से लुधियाना और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच हवाई यात्रा अब और आसान हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारतीय तट रक्षक बल के 50वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के मल्टी लेयर्ड समुद्री सुरक्षा सिस्टम के भीतर सहज इंटर सर्विस की कोऑर्डिनेशन करके दिखाया है और इंडियन कोस्ट गार्ड की
फ्रंट लाइन फोर्स के रूप में भूमिका की उन्होंने पुष्टि भी की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आईसीजी यानी इंडियन कोस्टल गार्ड राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है और भारतीय तटरक्षक बल को विकसित भारत एट 2047 लक्ष्य के हिस्से के रूप में अगले 25 वर्षों के लिए एक स्पष्ट, अच्छी तरह से लक्षित और दूरदर्शी रोड मैप तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईसीजी को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना, उसकी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना और उसे भविष्य के लिए तैयार करना सरकार की प्राथमिकताएं हैं। क्रिकेट के मैदान से एक अच्छी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप मुकाबले में टीम इंडिया ने 58 रनों से जीत हासिल की है। इसके साथ ही भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 252 रन बनाए, जिसका पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 194 रनों पर सिमट गई। भारत के लिए इस मुकाबले में सबसे अधिक वेदांत त्रिवेदी ने 68 रनों की पारी खेली। कनिष्क चौहान ने भी 29 गेंदों में 35 रनों की तेज पारी खेली। गेंदबाजी में किलन पटेल और आयुष महात्रे ने 3 विकेट हासिल किए। युवा कनिष्क चौहान ने अपना ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाया, जिससे भारत ने सुपर 6 मुकाबले में अपने परंपरागत प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 58 रनों से आसानी से हराकर रविवार को आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे। राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान एक बार फिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। शीतकालीन वार्षिक संस्करण 2026 के तहत ये उद्यान 31 मार्च तक दर्शकों के स्वागत के लिए तैयार रहेगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान शीतकालीन वार्षिक संस्करण 2026 का उद्घाटन किया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस उद्यान की कुछ झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।